हेलो जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। आज हम एक करंट का मुद्दा लेकर के आए हैं जो है एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है, थोड़ा सा पुराना हो गया मुद्दा, लेकिन काफ़ी ज्वलंत रहता है जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में। वो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर नेशनल राष्ट्र का, मतलब या तो भारत सरकार का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। या फिर आप अगर ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि चुनाव क्या होता है और एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से किस प्रकार से भारत सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत में एक तरीके से योगदान दे सकती है। यह भारत के आने वाले समय में जो विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तक कहा जाता है कि भारत विकसित भारत के रूप में आ सकता है, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था क्रॉस कर सकता है। तो आइए एक राष्ट्र एक चुनाव उसमें कहाँ तक अपना योगदान देगा और किस प्रकार से भारत सरकार के खर्च को कम करने का कार्य करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते चलते हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र बहुत ही पुराना मुद्दा है ना। इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे तो समय समय पर लोकतंत्र के लिए खून खराबा इतिहास के पन्ने से लाल हुआ पड़ा है। लोकतंत्र के लिए पूरा लड़ाइयाँ चली है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो या फिर अफ्रीका हो। हर जगह देखा जाए तो सब जगह लोकतंत्र के लिए लड़ाइयाँ चली है। अमेरिका को आज़ादी मिला 18वीं सदी के आखिरी में, है ना। फिर 18वीं सदी में 18वीं सदी की शुरुआत में 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस की क्रांति हुई। उसी समय फिर फ्रांस में भी लोकतंत्र की स्थापना हुआ, इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुआ, यूरोपीय देश लोकतंत्र की तरफ बढ़े। फिर आने वाले समय में विश्व में जो उपनिवेश की स्थापना किए हुए था ये यूरोपियन कंट्री, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, पुर्तगाल हो, बेल्जियम हो, कोई भी देश जो है जो अपना उपनिवेश स्थापित करके रखा था वो भी लोकतंत्र की मांग करता है। और आंदोलन इतना सशक्त होता है कि सरकार को अंततः झुकना पड़ता है, ब्रिटानिया सरकार को या फिर औपनिवेशिक सरकार को, और लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ती। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। तो अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही पॉपुलर कथन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी होगा इसके बारे में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा शासन है ना। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। मतलब लोकतंत्र किसका है? जनता का ही शासन है, जनता के लिए ही शासन है, जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। आइए एक लाइन लिखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, है ना। क्या बोले? लोकतंत्र जनता का कौमा जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है या शासन है। ठीक है, किसका है? लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है, जनता ही सब कुछ है। यानी कि लोकतंत्र में किसका शासन है? तो जनता का शासन है ना। किसके लिए शासन है? तो जनता के लिए ही शासन है, जनता का शासन है, जनता के लिए ही, है ना। किसके द्वारा शासन है? तो जनता के द्वारा है। जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए लोकतंत्र में एक प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से किसी व्यक्ति का चुनाव करती है ना। उसमें उसे चुनाव बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र जनता का शासन है और उस लोकतंत्र को प्रतिनिधि के रूप में, लोकतंत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में, शासक के रूप में जनता जो है चुनाव करती है अपने मत के माध्यम से। उसे क्या बोलते हैं? चुनाव बोलते हैं। ठीक है, तो यही लोकतंत्र सरकार जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से खुद के ऊपर शासन करने के लिए, जनता खुद के ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव खुद करती है।
तभी तो कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। चलिए इस बातों को ज़्यादा खींचेंगे नहीं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन का कथन था और निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारियाँ होगी, है ना। नहीं जानकारियाँ हैं तो अभी जानकारी मिल गई। अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ कलेक्ट करेंगे। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या आज, जो वह सबसे पहले उसके बारे में देख लेंगे कि एक देश में एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव का जरूरत क्यों पड़ा, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या क्या कभी इतिहास में एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस प्रक्रिया को फिर से लाने के पक्ष में क्या तर्क हैं, पॉजिटिव कहाँ तक ये कारगर हो सकता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, कहाँ तक उचित हो सकता है, किस रूप में भारत को फायदा पहुंचा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है। वो कमेटी में कितने सदस्य शामिल हैं, वो कमेटी की सिफारिश क्या है, वो कमेटी किस रूप में कार्य करती है, किन किन लोगों के द्वारा वो कमेटी का निर्माण किया गया, वो भी देखेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु संविधान में क्या परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वो भी देखेंगे। और उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु रोड मैप क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा कार्य करेंगे और किस प्रकार से वो चुनाव कराए जाएंगे, तो ये चुनाव जो है वो सफलता की सीढ़ियों को क्रॉस करेगा, जिसका सपना भारत हमेशा देखते आ रही है। ये अगर एक बार में चुनाव संपूर्ण भारत में सफल होता है तो इसमें भारत का बहुत सारा पैसा का बचत होगा। तो आइए एक एक पॉइंट से हम चलते हैं और विश्लेषण करना शुरू करते हैं तमाम बातों का, ठीक है। चलिए, चुनाव आयोग के बारे में आप लोग पहले से पता होगा थोड़ा, अगर नहीं है तो थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं अन्य सदस्य के रूप में, एक मुख्य चुनाव, वही अध्यक्ष बोल सकते हैं, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर संधू, ठीक है। मुख्य चुनाव की नियुक्ति यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव की भूमिका अदा करते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक पैनल के माध्यम से। मुख्य चुनाव की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक पैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए, वो चुनाव का मुद्दा है, चुनाव आयुक्त का मुद्दा है, वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लिए इसके बारे में। अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं जिसपे हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। एक देश में एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर आवश्यकता इसकी क्यों है। अच्छा से तो चुनाव चल रहा था ना पूरा भारत में, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि हमको एक पूरा संपूर्ण देश का चुनाव एक ही बार कराना जरूरी है ना। तो जरूरी को देखते चलेंगे इस पॉइंट के माध्यम से इजीली, ठीक है। तो देश में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव चलते रहते हैं। अब देखिए, इसी बार लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें लोकसभा के साथ साथ तेलंगाना राज्य का चुनाव हुआ, अरुणाचल प्रदेश का उसी टाइम में चुनाव था, उसके कुछ दिन पहले भी पूर्वोत्तर राज्य का चुनाव हुआ, फिर उसके पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर हाल फिलहाल में हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में चुनाव हुआ। तो ये चुनाव का सिलसिला जो है लगभग हर एक वर्ष चलते रहता है। कभी लोकसभा का चुनाव आ गया, कभी राज्यसभा का चुनाव कभी राज्य विधानसभा का चुनाव आ गया, है ना, राज्य विधायिका का। अब ये दोनों से छुटकारा ही नहीं मिला था कि तुरंत टपक गया बीच में स्थानीय स्वशासन का चुनाव। स्थानीय स्वशासन बोले तो पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का। और ये सिलसिला चलते रहता है, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके साथ भी 1-2 राज्य का चुनाव होगा, फिर उसके 2-3 महीना के बाद फिर कुछ राज्य का चुनाव होगा, उसके कुछ दिन के बाद फिर चुनाव होगा। ये सब खत्म नहीं होगा, हर एक राज्य में स्थानीय स्वशासन का चुनाव हमेशा चलते रहेगा। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके। जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ। तो जब प्रत्येक वर्ष जो चुनाव का सिलसिला जब चलता था
तो इसके साथ क्या होता था, सालों भर रैलियां चलते रहती थी, नेता सालों भर रैली में घूम रहे हैं। और जब रैली चलेगा तो ऑब्वियसली बात, खर्चा बढ़ेगा, नेता खर्च करेंगे, और नेता जो खर्च करेंगे पैसा, वो पैसा फिर कब बाद में जनता के द्वारा ही प्राप्त, जनता का पैसा ही यूज करते हैं अल्टीमेटली चुनाव प्रचार वगैरह में। फिर इनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा में खर्च किया जाएगा। ये तो प्रचार में खर्च होगा, प्रचार में पैसा खर्च होगा, सुरक्षा में खर्च होगा। नेता विधायक जाएंगे या फिर कहीं रैली रखेंगे तो वहाँ शासन प्रशासन को सुचारू रूप से नियंत्रित करना पड़ेगा वहाँ के सैनिकों द्वारा, तो उसमें भी खर्च आएंगे। कहीं अव्यवस्था फैल गया, वहाँ भी खर्च बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था, चुनाव के कारण खर्च जो है भारत सरकार का बढ़ता चला जा रहा था। सालों भर चुनाव चलते रहता था और ये खर्च सालों भर चलते रहता था। काले धन का भी इससे बढ़ता प्रभाव दिख रहा था इससे। और उसके बाद हमेशा देखते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत महंगाई, वस्तुओं की महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाती थी। काहे कि वो जो चुनाव में खर्च हुआ उसकी खर्च की आपूर्ति के लिए सरकार कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स लगाना शुरू करेगी। टैक्स जनता पर लगाएगी, वस्तुओं पर लगाएगी, वस्तुओं महंगा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सालों भर रैलियां चलती थी, इसके कारण जो है खर्च ज़्यादा बढ़ जाता था। राजनीतिक अस्थिरता रहती थी। अस्थिरता का तात्पर्य, अब दिल्ली में लोकसभा चुनाव हो चुका है, वहाँ के मंत्री हैं, मान लिया जाए आए हुए हैं बिहार में अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए। अब वो उनका जो मुख्य कर्तव्य क्या है, मान लिया जाए शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका, स्वास्थ्य मंत्रालय उनका कार्य है, लेकिन आए हुए हैं रैली में। इसमें होगा क्या, तो राजनीतिक अस्थिरता आएगी, यानी कि उनका अपना कार्य प्रभावित होगा, वो अपने स्वास्थ्य विभाग को देखभाल सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारा खर्च तो डिपार्टमेंट पर होगा ही, लेकिन जो हमारे देश को उससे लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो ये है राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। राजनीतिक अस्थिरता, चुनावी खर्च बढ़ जाते हैं। अभी कुछ देरी पहले बात की है कि चुनावी खर्च जो है बढ़ जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था सब बंदोबस्त करना पड़ता है। और सालों भर चुनाव होगा तो चुनाव आयोग को कभी उधर फोकस करना पड़ता है, संपूर्ण अधिकारी को पूरा केंद्रित करना पड़ता है, कभी वो राज्य में कभी वो राज्य में, ये समस्या होते रहता है। ज़्यादा योजना चुनाव से प्रभावित होते हैं। सरकार जो है वो चुनाव से पहले योजना लेकर के चलाती है और जनता को जो जनता पर प्रभाव डाल करके उसके मत को जीत लेती है और जीत जाती है ना। तो और उसके बाद ऐसा प्रतीत भी होता है कि अच्छा ये राज्य में चुनाव है ना, तो लग रहा है उसी के लिए योजना लाया गया है। तो कभी कभी ये योजना भी सही से कारगर नहीं सिद्ध हो पाता है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा रहता है। सालों भर चुनाव चलते रहता है सब दिन, कभी लोकसभा का, कभी राज्य विधानसभा का, कभी स्थानीय स्वशासन। तो ये समस्या है ना। ये चुनाव, हमारे एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ा है, तो ये सब समस्या जो है, ये सब समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम एक बार में चुनाव करा देंगे। एक बार में चुनाव करा देंगे तो जो खर्च होना होगा एक ही बार में हो जाएगा। 5 साल आराम से वो पार्टी, जो भी पार्टी आएगी सत्ता में, वो 5 साल आराम से कार्य करेगी। जो योजना बनेगा वो 5 साल के लिए इजीली वर्क करेगा। सब मंत्री विधायक अपना पूर्णतः योगदान उधर देंगे। रैली वगैरह नहीं चलेगा तो सुरक्षा व्यवस्था में खर्च जाएगा, वो बचेगा हमारा। चुनावी खर्च बच जाएंगे, जो साल भर में हर साल चुनावी खर्च बढ़ता जाता है। और चक्रव्यूह जो है हर समय चुनावी का, वो भी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये फायदा हो सकते हैं इसके। चलिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो भारत में जब भारत को आज़ादी मिला था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद प्रथम चुनाव 51-52 में हुआ था। ठीक है, 1951 से लेकर के 1952 तक प्रथम चुनाव चला था। ये चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा का एक साथ चला था। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का उस टाइम कंसेप्ट नहीं था, फिर भी लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ आयोजित हुआ था 1952 में। 1957 में भी यह सिलसिला जारी रहा, वैसे ही आगे 62 और 67 में भी। 67 में ये मुद्दा टूटता है। इसका रीजन क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो भारत में आज़ादी की मांग को लेकर के मुख्य पार्टी के रूप में उभरी थी, 20 साल तक हमने देश को आज़ाद कराया, हमने देश को आज़ाद कराया, ये चोचले के माध्यम से आराम से जनता का जो वोट बैंक की राजनीति जो था वो इजीली कर रही थी।
अब उसमें कुछ प्रभावशाली नेता की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब पार्टी में कुछ भ्रष्टाचारी नेता की भी एंट्री हो चुकी थी। तो जब अब एक पार्टी का जो एकतंत्र की तरह जो लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में उसका प्रभुत्व था कांग्रेस का, वो घटता जा रहा था। क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत सारी पार्टियां उभर चुकी थी। बिहार हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, दक्षिण केरल, कर्नाटक हो जाए, ये सब क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टियां उभर चुकी थी। अब वो क्षेत्रीय पार्टी ये सब चुनाव को प्रभावित कर देती थी। कुछ पार्टी जो है आधा, लगभग आधा बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। तो इसका कारण यह हुआ कि जो जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसको बहुमत कुछ राज्य में नहीं मिला। बहुमत नहीं मिला, विपक्षी का सरकार बना। कांग्रेस केंद्र में थी तो वो आरोप लगा करके सरकार पर कि सरकार शासन अच्छे से नहीं चला रही है, वहां क्या बोलते हैं, आपातकाल की घोषणा कर देता है ना, संवैधानिक आपातकाल। 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, एक बार आप जा करके उसको देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बताएं कि यहाँ विधानसभा कुछ जो है समय से पहले भंग कर दिया जाता है। अब जब समय से पहले भंग कर दिया गया तब वो जो रिदम था कि 5 साल में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव का टाइमिंग जो मैच कर रहा था, वो टाइमिंग मैच नहीं करेगा। अब वो टाइम जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। ये 1-2 राज्य का नहीं था, धीरे धीरे करके भारत में बहुत सारे राज्य में इमरजेंसी लगा और सबका जो चुनावी सिलसिला जो था कंटिन्यूटी का, वो टूट गया। फिर 1975 के आसपास इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा कर देती है। उस समय केंद्र में सरकार जो है, केंद्र सरकार में ही केंद्रीय राजनीति में ही अव्यवस्था फैल जाती है। केंद्र यानी कि देश का मुख्य नेतृत्व किस पार्टी के हाथ में जाएगा यही नहीं पता चल रहा था। तो केंद्रीय अव्यवस्था में भी कुछ बहुत बार जो हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह, ये कुछ ऐसे स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री बने जो लोकसभा का सत्र जो है वो ज़्यादा समय तक ये नहीं टिक पाए लोकसभा में। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि लोकसभा भी 1-2 बार अपने समय से पूर्व भंग हो चुका था। अब ये हौच पौच के चक्कर में सब चुनाव जो है, राज्य का चुनाव आगे पीछे मिक्स हो गया और ये जो एक चुनाव का जो रिदम चलता आ रहा था 52, 57, 62 और 67 से, वो टूट गया यहाँ आकर के 68, 69 में। ठीक है, आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यह क्रम 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई, जिसके कारण ये रिदम टूट गया और बाकी आपको हम बता चुके हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में इस प्रक्रिया को फिर से लाने के पक्ष में क्या तर्क है, यानी कि पक्ष में तर्क का तात्पर्य सकारात्मक क्या हो सकता है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे भी हम थोड़ा। चुनावी खर्च में कमी आएगी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो सालों भर चुनाव चलते रहता था विभिन्न क्षेत्र में, अब चुनाव नहीं चलेगा, रैलियां नहीं चलेगी सालों भर, तो हमारा जो वहाँ नेता वगैरह जाते थे चुनाव में, तो रैलिया में हमको सैनिक वगैरह की नियुक्ति करना पड़ता था। उस क्षेत्र में जो है सेना वगैरह के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती थी, या फिर नेता वगैरह को रैलियों में खर्च करना पड़ता था। तो ये सब खर्च जो है वो कमेगा। जब ये खर्च कमेगा तो वो पैसा कहाँ यूज होगा, हमारे देश के विकास में यूज होगा, तो वो फायदा हो जाता है हमारा। राजनीति की स्थिरता आएगी, यानी कि 5 साल में अगर चुनाव हो गया, मान लिया जाए 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने का है, तो 2029 में यदि लागू हो जाता है तो 9-5 तो इजीली यहाँ से मतलब 5 वर्ष तक चुनाव जो है 2034 तक है ना, 2034 तक राज्य विधानमंडल और लोकसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और लोकसभा दोनों का कार्यकाल का कितना हो जाएगा, 5 साल एकदम पूर्णतः कार्यकाल। 5 साल से पहले अगर भंग होता है तो शेष समय के लिए चुनाव कराया जाएगा, वो हम आगे बात करें। 5 साल का पूरा वर्क मिल गया काम करने के लिए सभी पार्टी को, सभी नेता को, जो पक्ष में है वो, अविपक्ष में वो भी अपना व्यवस्था करेंगे अगला 5 साल चुनाव लड़ने के लिए।
अब ये 5 साल में ये किस पर फोकस करेंगे, तो देश के विकास में अपना योगदान देंगे। जो नया योजना आएगा उसको उचित रूप से क्रियान्वयन करने में योगदान देंगे, योजना को अच्छे से लागू करने में मदद करेंगे, है ना। मतलब ऑल ओवर एक देखा जाए कि राजनीतिक जो अस्थिरता थी किसी क्षेत्र में, चुनाव, कहीं रैली चल रहा है, कहीं आने वाले 2 साल में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ नया नया योजना आ रहा है, तो ये राजनीतिक अस्थिरता जो थी वो स्थिरता आएगी उसमें। सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन होगा, नेता फुल फोकस्ड तरीके से 5 साल तक किसी क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे आसानी से। फिर 5 साल के बाद चुनाव होगा तो फिर काम करेंगे। अन्य तो वो क्या होता था, जब दूसरा जगह चुनाव हो ले तो नेता वहां प्रचार के लिए चले जाते थे। जनप्रतिनिधि कानून में सुधार होगा, है ना। उसके बाद काले धन पर रोक लगेगा, राजनीतिक पार्टियां में ये सब जो अपराधीकरण है उस पर भी थोड़ा रोक लगेगा कुछ हद तक। काले धन की समस्या जो है, वो पैसा खर्च होता है चुनाव प्रचार में, वो सब पैसा अब एक ही बार ना खर्च होगा, 5 साल में एक ही बार करना है ना। अन्य तब अब इस बार बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार में पैसा खर्च कर दी वही पार्टी, और अगला बार यूपी में चुनाव हुआ तो वही पार्टी यूपी में भी खर्च कर दी पैसा, है ना। पूरा एकदम अपना पूरा धन झोंक दी यूपी में, वहां भी चुनाव जीत गया, अब पूरा धन झोंक दिया बिहार में भी चुनाव जीत गया, पैसा पूरा खर्च कर रही जनता का वो, ठीक है। तो हो क्या, इससे काले धन पर रोक लगेगा, मतलब एक ही बार ना सब जगह खर्च करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 करोड़ रुपया है कोई पार्टी के पास, अब उसको बिहार और उत्तर प्रदेश में एक के बार चुनाव हो गया, तो अब दोनों में 5-5 करोड़ रुपया खर्च करेगा। अब मान लिया जाए इस साल बिहार में चुनाव है 2024 में 25 में, और मान लिया जाए 2 साल के बाद यानी कि 26-27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, अभी 10 करोड़ है तो 10 करोड़ इधर खर्च कर देगा, और आने वाले समय तक 10 करोड़ फिर जनता से ऐंठ लेगा, तो 10 करोड़ फिर उत्तर प्रदेश में खर्च कर देगा। अब देखिए अभी जो 5-5 करोड़ खर्च करके एडजस्ट कर रहा था 2 राज्य में, अब 10-10 करोड़ यानी कि सीधे दोगुना पैसा खर्च कर रहा, ये पैसा किसका जाएगा, जनता का जाएगा। तो ये बचत होगा, एक ही बार अगर चुनाव होगा तो वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगी राजनीतिक पार्टी। लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है इसमें, मतलब राजनीतिक जागरूकता आएगी लोगों को, अब लगेगा कि नहीं अब चुनाव जो है वो 5 साल में हमको एक ही वोट देना है, बार बार रोज वोट देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इससे लगेगा कि हमारा देश जो है वो लग रहा है लोकतंत्र का एक तरीके से सशक्त देश के रूप में उभरेगा, ठीक है। समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी समान रूप से, और एक व्यवस्थित लोकतंत्र की, समान और व्यवस्थित लोकतंत्र की स्थापना होगी, जो हमारे देश के राष्ट्र के निर्माण में और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु जो निर्मित कमेटी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये कमेटी में कुल 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य में रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। वकील हरीश साल्वे जो है वो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में थे, उन्हें भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 3 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ठीक है। निर्वाचित प्रतिनिधि में अमित शाह हैं गृह मंत्री के रूप में बीजेपी के, अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद जो है वो डीपीए पार्टी के नेता हैं, ठीक है। तो 3 प्रतिनिधि, चुनावित प्रतिनिधि इसी में है एक राष्ट्रीय चुनाव के कमेटी में। 3 ऑफिसर हैं, पूर्व ऑफिसर हैं, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप जो है लोक सेवा आयोग के मुख्य महासचिव रह चुके हैं, पूर्व महासचिव, संजय कोठारी जो है पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं, है ना। यहाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताएंगे थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाकर के, ये क्वेश्चन को बता सकते हैं। या फिर अगर आपको 16वें वित्त आयोग के बारे में नहीं जानकारी तो जाएंगे गूगल पे, वहाँ सर्च करके पढ़ेंगे, 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और उसका कार्यकाल वगैरह सब देखेंगे। चलिए, एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु संविधान में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता, अब देखेंगे परिवर्तन की क्या आवश्यकता है जी, वो देखेंगे। तो कुछ अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में बदलाव की आवश्यकता। तो पहला क्या है, 83 में, ये संसद के दोनों अवधि से जुड़ा हुआ, दोनों सदन की अवधि, यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होगा, और राज्यसभा तो भंग ही नहीं होता जी, तो उसके सदस्य का कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में कितना सदस्य, 1/3 सदस्य शामिल होंगे और उतना ही रिटायर्ड होंगे, ठीक है, उतना ही शामिल और उतना ही रिटायर्ड होंगे। तो 83 में संसद के दोनों सदन की अवधि की बात की है।
यानी कि सदन की अवधि जो है वो लोकसभा का 5 वर्ष निर्धारित है। तो यहाँ एक कॉमन सेंस वाली बात है, यदि 2029 से 2034 तक के लिए चुनाव हुआ है, अब बीच में अव्यवस्था के कारण मान लिया जाए 2031 में चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, या फिर चुनाव जो व्यवस्था जो है वो रद्द हो जाता है, तो अब बचा 34 के लिए चुनाव करवाना है, 34 तक चुनाव चलना है। तो ये शेष अवधि के लिए यानी कि लोकसभा 2034 में ही भंग होगा, ना कि 5 साल के लिए चुनाव होगा। 5 साल के चुनाव नहीं होगा, शेष बचा हुआ टाइम जो है 4 साल, वो 4 साल के लिए ही अब चुनाव होगा। ठीक है, शेष समय अवधि के लिए ही चुनाव होगा अगर मध्यावधिक चुनाव होता है तो। चलिए, तो उसी में चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। 172 में राज्य विधानसभा की अवधि से जुड़ा हुआ है, इसमें भी वही चेंज करना पड़ेगा कि अगर मान लिया जाए 5 साल से पूर्व अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो विधानसभा को पुनः चुनाव अगर होता है तो वो 5 साल के लिए नहीं होकर के शेष अवधि के लिए चुनाव होगा। शेष अवधि के लिए आपको एग्जाम्पल दे करके बताए हैं कि 2029 में मान लिया जाए बिहार विधानसभा का गठन होता है, इसका कार्यकाल 2034 तक है, 5 वर्ष के लिए, लेकिन किसी कारणवश 2030 में यह भंग हो जाता है। अब 1 ही साल हुआ है ना, इसका कार्यकाल 2030 में भंग हो गया, तो कितना 1 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है। अगर अभी का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार से चुनाव होगा तो 30 से लेकर के 35 तक चलेगा वो, लेकिन नहीं, यहाँ 35 तक नहीं चलेगा। शेष अवधि यानी कि अब 4 वर्ष तक ही ये विधानसभा के में चुनाव जो होगा वो 4 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 4 वर्ष के बाद ये ऑटोमेटिक भंग हो जाएगा और लोकसभा का चुनाव के साथ फिर से विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बदलाव की आवश्यकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में विघटन से जुड़ा हुआ है, मतलब लोकसभा को विघटन करेंगे राष्ट्रपति खुद, कब करेंगे? अब मान लिया जाए ये 34 4 साल पूरा, तो यहाँ टाइम में क्या है कि 5 साल में ना लोकसभा का विघटन होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ राष्ट्रपति को पावर दिया जाएगा कि मध्यावधिक चुनाव में 5 साल की अवधि से पूर्व ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं बहुमत रहने के बावजूद। ठीक है, फिर अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा हुआ, इसमें भी वही बात जो भी हम यहाँ बात किए, यानी कि 4 साल का अवधि के बाद अगर राज्य विधानसभा में उस पार्टी को बहुमत है फिर भी राष्ट्रपति उस राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश दे देंगे कि 4 साल में ही विधानसभा को भंग कर दिया जाए। क्यों? ताकि केंद्र के साथ लोकसभा के साथ एक साथ चुनाव कराया जा सके। आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। अगर आप आराम से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। इसके अलावा दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता से जुड़ी कुछ संविधान में अनुसूची है उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता, कि मतलब गठबंधन की पार्टी जो है वो 5 साल से पहले ही चेंज होते रहती है, इससे भी प्रभाव पड़ता है। नीतीश जी जो है वो देखें 5 साल पूरा होने से पहले 3 बार पार्टी चेंज कर चुके हैं, है ना। हवा का रुख देख करके इधर से इधर बदलते रहते हैं, आया राम गया राम की तरह। कब आया राम और कब गया राम जो पता नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो ज़्यादा सरकार पे कमेंट न करते हुए हम मुद्दे पे बात करेंगे। तो दल बदल के आधार पर भी कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि पार्टियां ज़्यादा बदले ना, या फिर और भी कुछ मुद्दा रहेगा, इससे जो है एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। राजनीतिक स्थिरता का फायदा क्या होगा? तो देश में राजनेता जो होंगे देश के विकास में इजीली फोकस कर सके, जो योजना आएगा उस पर इजीली वो वर्क कर सके। इसी के उद्देश्य से जो है दल बदल कानून पर भी लगाम लगाया जाएगा। काहे कि पार्टी अगर चेंज होगा तो जो पार्टी, मान लिया जाए नीतीश जी कोई योजना लेकर के आए थे जेडीयू के साथ, जेडीयू जो था वो आरजेडी के साथ कोई योजना लेकर के आया, अब वो छोड़ करके, वो पार्टी को छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो जो वो दोनों मिल करके जो योजना लेकर के आए तो वो योजना वहीं रुक जाएगा ना। और उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो किसका पैसा गया? पूरा राजकोष का पैसा गया, जनता का पैसा गया, जनता का कलेक्ट किया हुआ, है ना। तो यहाँ किसका नुकसान जा रहा है? जनता का नुकसान जा रहा है। तो ये बीच में जो पार्टी वगैरह चेंज होता है अगर वो उस पर भी लगाम लगाया जाएगा तो हमारे देश का खर्च बचेगा और उसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, तकनीकी में सुधार ला सकते हैं इससे। चलिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के रोड मैप अब क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या चेंज करके हम इसको कारगर सिद्ध कर सकते हैं। तो चुनाव 2 चरणों में किस प्रकार से होगा? तो 2 चरण में होगा। एक चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। पहला स्टेप
पहला स्टेप में लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। दूसरा स्टेप में नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव कराया जाएगा। पहला स्टेप में क्या था जी? पहला स्टेप में क्या था जी? लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव। दूसरा स्टेप में क्या था जी? तो नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव। अब यहाँ एक और है कि पहले चरण के चुनाव के बाद, यानी कि अगर ये चुनाव हो गया है, इसके 100 दिन के बाद, 100 दिन के अंदर दूसरा चरण का चुनाव यानी कि स्थानीय स्वशासन का चुनाव होना अति आवश्यक है। महज 100 दिन के अंदर, यानी कि राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव और स्थानीय स्वशासन का चुनाव के बीच का अंतर 100 दिन। 100 दिन के अंदर चुनाव होना अति आवश्यक है। इसका 100 दिन के अंदर चुनाव करा देना है संपूर्ण भारत में सभी स्थानीय स्वशासन का। इससे इसको भी नगर पालिका जो स्थानीय स्वशासन है उसको भी कार्य करने का फुल 5 साल की अवधि मिल जाएगी। वो भी उचित और कारगर रूप से कार्य कर सकती है अपने क्षेत्र में। अब देखिए, इन्हें पहले चरण के चुनाव के साथ इस तरह ऑडिट किया जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 100 दिन के भीतर इन्हें पूरा किया जाए। वही स्थानीय स्वशासन का कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, उसके 100 दिन के जस्ट बाद स्थानीय स्वशासन का चुनाव होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का रोड मैप में और कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें थोड़ा सा और कुछ देख लेंगे। आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को लागू करेंगे और इस अधिसूचना जारी करेंगे कि एक नया अनुच्छेद जो एक साथ चुनाव कराने की सुविधा देगा, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक नया अनुच्छेद ऐड किया जाएगा। वो क्या रहेगा? 82A, और वो राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत जारी की जाएगी। निश्चित तिथि के बाद निर्वाचित कोई भी राज्य विधानसभा को लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भंग हो जाएगी। इसलिए 2029 में लोकसभा के साथ इन राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अभी हम कुछ देर पहले ही बात किए कि अगर किसी कारणवश कोई राज्य विधानसभा का 2 साल के बाद, 2 साल के कार्यावधि के बाद ही भंग कर दिया जाता है, तो उस राज्य विधानसभा का चुनाव जो होगा वो अगले 3 वर्ष के लिए ही होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए ही होगा, तो 2 पहले वर्ष हो गया, 3 बाद का वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद वो लोकसभा के साथ पुनः भंग करके चुनाव एक साथ चुनाव करवा दिया जाएगा संपूर्ण देश में। ठीक है। यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने पूर्ण 5 वर्ष काल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है, जिसकी अभी हम बात किए, तो मध्यावधिक चुनाव होंगे। मध्यावधिक चुनाव वही, यानी कि 2 साल के बाद अगर भंग होता है तो वो 3 साल के लिए ही चुनाव होंगे, न कि 5 साल के लिए। ठीक है, शेष अवधि के लिए, जिससे हर 5 वर्ष के बाद एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो सके। तो इस प्रकार का रोड मैप जारी किया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपको ये काम देगा, किसी भी एग्जाम में काम दे सकता है। ठीक है, जनरल का कोई भी कंपटीशन में। अब एक राष्ट्र एक चुनाव का रोड मैप में कुछ और बातें हैं, उसको भी देख लेंगे। राष्ट्रपति यह घोषित करने के अधिकार है राष्ट्रपति को कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधानसभा चुनाव बाद की तारीख में कराए जाएंगे, जिसमें कहा गया कि चुनाव नहीं कराए जा सकते। कि अगर राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि चुनाव आयोग की जिस तारीख की घोषणा करेंगे, हो सकता है उस तारीख में अगर वो चुनाव नहीं करा पाए तो दूसरे तारीख की घोषणा कर सकते हैं वो राष्ट्रपति। और जो पहले की ये अधिकार सिर्फ निर्वाचन आयोग के पास था, और राष्ट्रपति भी ये अधिकार का यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर इस राज्य विधानसभा चुनाव में देरी भी हो जाती, यानी कि मान लिया जाए वो घोषणा करते हैं, मान लिया जाए 2029 का चुनाव का हम बेसिक लेके चलें, तो मान लिया जाए 2029 में 6 महीना के बाद चुनाव होता है, यानी कि 2029 में अगस्त में चुनाव होता है और बाकी सभी राज्य और केंद्र में चुनाव जनवरी में हो जाता है, मान लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए। तो 6 महीना के बाद अगर कोई राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, यानी कि देर होता है, फिर भी अगला चुनाव अन्य राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ ही होगा, यानी कि इसका कार्यकाल 4.5 वर्ष का चलेगा। ठीक है, 4 वर्ष और 6 माह का, 6 माह का ही, 4 वर्ष 6 माह का ही। वही बात हुआ कि मध्यावधिक चुनाव भी कर सकते हैं ना। अगर चुनाव में लेट हो रहा है तो जितना लेट होगा ना वो टाइम कटेगा 5 साल से ही,
5 साल में एनी हाउ लोकसभा और विधानसभा दोनों भंग होगा और एक साथ चुनाव होगा। इसके लिए कोई भी परिस्थितियां आएगी, कोई भी बाधाएं आएगी, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा और नीति निर्माता के द्वारा। पॉइंट टू दी बात यही है, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानमंडल या नगर पालिका या पंचायत चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करेंगे। अब देखिए, जैसे एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, उसके लिए अलग मतदाता सूची आता है। एक बार राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होता है, उसके लिए अलग मतदाता सूची आता है। स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव होता है, उसके लिए भी एक मतदाता सूची आता है। अब एक एकीकृत मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। उस मतदाता सूची के माध्यम से वो केंद्र का भी चुनाव, यानी कि लोकसभा का भी, राज्य विधानसभा का भी, स्थानीय स्वशासन का भी, तो एकीकृत मतदाता सूची तैयार किए जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष कुछ देख लेते हैं, यानी कि इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे, क्या इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। विकसित भारत के निर्माण हेतु यह आवश्यक कारक में से एक है जो शक्तिशाली चुनावी व्यवस्था को स्थापित करने में मदद कर सकता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए मतलब 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना चुका होगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन रखने का टारगेट निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भारत तब तक एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो उसमें ये चुनाव मदद कर सकता है, किस रूप में, तो खर्च को कम करके, अगर खर्च कम होगा तो ये पैसा योजना में यूज करेंगे और वो योजना के माध्यम से भारत का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, तकनीकी विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। चलिए, राष्ट्रीय आय बढ़ाने हेतु तथा खर्च को कम करने के लिए यह व्यवस्था कारगर हो सकता है। वही अभी जो बात की, आजादी की शताब्दी वर्ष 2047, भारत विश्व के पटल पर सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होगा जिसके पास एक सशक्त चुनाव प्रणाली होगा। 2047 तक भारत विश्व का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश होगा जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक होगी और उसके पास एक सशक्त चुनाव प्रणाली होगी। विश्व से कई देश उसका चुनाव प्रणाली को सर्वे करने के लिए आएंगे, सीख करके जाएंगे, है ना, तो उसमें भी भारत को फायदा हो सकता है। अभी ही चुनाव होता है तो विदेश से कई प्रतिनिधि देखने के लिए आते हैं कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है वो किस प्रकार से चुनाव करवा लेता है इतना आसानी से। तो विश्व, एक तरीके से विश्व को संदेश जाएगा कि दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है, है ना, खास करके भारत में कुछ भी संभव है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी बिना राजनीतिक से प्रभावित हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, मतलब राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक विचारधारा से वो प्रभाव अब नहीं होंगे, अब वो पूर्णतः राष्ट्र के निर्माण में फोकस करेंगे अपना। विश्व गुरु के रूप में भारत विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नेतृत्व करने हेतु परिपक्व हो जाएगा तब तक, ठीक है। विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बनने के अवसर है। ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभर रहा है, दक्षिण के नेतृत्व करता है। मुख्य रूप से भारत जो है विकासशील राष्ट्र का नेतृत्व करता है। अविकसित राष्ट्र के मुख्य नेतृत्व के रूप में भारत उसका आवाज बनता है। तो भारत जो है संपूर्ण विश्व के लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से संदेश दे सकता है। किसी देश में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापना करना है तो वहाँ भारत मदद कर सकता है। तो ये विश्व गुरु बनने का एक सपना हो सकता है जो संपूर्ण विश्व को लोकतंत्र का संदेश देगा। और वैसे भी भारत प्राचीन समय से ही लोकतांत्रिक देश है। जब पूरा यूरोप आदिम जीवन में जी रहा था तब भारत में महाजनपद काल था। महाजनपद काल में लिच्छवी, गंगा नदी के उत्तर में वैशाली जिसकी राजधानी थी, लिच्छवी में 8 कुल थे और 8 गणतंत्र के रूप में थे, ठीक है। तो भारत जो है वो प्राचीन समय से ही एक गणतांत्रिक देश के रूप में है। उसका उदाहरण आप लिच्छवी के रूप में देख सकते हैं भारत में। तो यहाँ लोकतंत्र की जड़ पुरानी है भारत में। चलिए, तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं इसका मतलब ये आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है ये एक राष्ट्र एक चुनाव आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।